Hello, all of you. Welcome to Victory IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. Friends, आज यहाँ पर हम एक बहुत ही important topic discuss करेंगे. That is regarding to international exchange. देखिए जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम बहुत बार ये बात करते हैं कि इंटरनेशनली भी, ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी, बट इंटरनेशनली भी इकोनॉमीज में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पर भी आ सकता है, और स्पेशली अगर वो एक्सचेंज के फॉर्म में हो या मॉनेटरी फॉर्म में हो तब तो वो इसका इम्पैक्ट आना स्वाभाविक सा भी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम यहाँ पर पिछले 3 साल से के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो 2022-23 की हैं ऑल्दो, लेकिन क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं यूपीएससी के मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी आपसे 2 4 5 साल पहले की चीजें नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जब किसी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, एक होलिस्टिक कवरेज करते हुए आते हैं, तब हमारे लिए चीजों को लिंक करना आसान हो जाता है, आंसर लिखना आसान हो जाता है और हमारा जो ओवरऑल नॉलेज बेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज यहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंडिया स्टॉक, राइज इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट, रिकॉर्ड हाई करेंसी इन सर्कुलेशन, परचेज ऑफ गोल्ड, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन सीडीआरआई। ये 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम यहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया स्टॉक क्या है। देखिए, इंडिया स्टॉक का सिंपल सा मतलब है कि भारत ने डिजिटलाइजेशन में जो कदम उठाए हैं, भारत ने जो डिजिटलाइजेशन को स्ट्रीमलाइन किया है, वो सच में तारीफ लायक है। चाहे हम बात करें आधार कार्ड की, चाहे हम बात कर लें डिजिटलाइजेशन में कितनी भी, चाहे यूपीआई की बात कर लें, तो इंडिया स्टॉक एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं भारत के एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो ऑनलाइन मोड पे है, चाहे आधार हो, यूपीआई हो, अभी कोविड के दौरान कोविन ऐप हो, डीजी लॉकर है, आरोग्य सेतु है, इसको वर्ल्ड लेवल पर एक तरह से शोकेस करना, ताकि जो कंट्रीज इससे लर्न करना चाहे कि किस तरह से वो अपने डिजिटलाइजेशन सिस्टम को बेहतर कर सकती हैं, वो इससे लर्न कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंडिया स्टैक? इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ ओपन एपीआई application programming interface allowed two applications to talk to each other and digital public good that aim to unlock the economic primitives of identity, data and payment at population scale. India stack include Aadhaar, UPI, Cowin, DigiLocker, Arogya Setu, Umang, Diksha and eSanjeevani. India has launched indiastack.global. Now this is very important. A single repository of all major projects on India Stack. Global digital public good, these tools are open source, that means free to use and modify. Other countries can copy and customize them to solve their own problem. It make India a leader in ethical digital technology that respect privacy and development goal. यानी कि इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया ने जो स्टेप्स बहुत बड़े बड़े उठाए हैं, चाहे तो आधार कार्ड को लेकर, यूपीआई को लेकर, चाहे जितनी भी ऑनलाइन चीजें हैं जिससे कस्टमर सर्विसेज, जिससे कस्टमर्स के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर करा गया है, वही भारत अब इसको ग्लोबल लेवल पर भी अलाउ कर रही है, जिसको कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे देश जिनको इतना नो हाउ, जिनका इतना टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वो इंडिया के इस प्रोजेक्ट से लर्न कर सकते हैं और अपनी कंट्री में भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजों पर बात करी गई है, तो सबसे पहले डिजिटल गवर्नेंस, यानी कि जो यहां पर बात, सबसे पहले तो ग्लोबल डिजिटल गुड्स की बात यहां करी गई। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल डिजिटल गुड्स, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डिजिटल गवर्नेंस हेल्प गवर्नमेंट टू वर्क फास्ट, मोर ट्रांसपेरेंट एंड विथ लेस करप्शन। दैट मीन्स गवर्नमेंट अच्छे से, तेजी से काम कर सकती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सकती है एंड विथ लेस करप्शन। एग्जाम्पल, यू कैन गेट योर पेंशन और सर्टिफिकेट विदाउट विजिटिंग एन ऑफिस। थर्ड है बूस्ट डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इनोवेशन को यहां पर बूस्ट किया गया है, स्टार्टअप्स जो है
वो ऐसे एप्स बना सकते हैं जो डायरेक्टली इंडिया स्टैक से कनेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल फोन पे, पेटीएम एंड अदर यूज यूपीआई टू डू बिजनेस। चौथा है बेटर सर्विस डिलीवरी। इंडिया स्टैक जो है वो ऐसी सर्विसेज बना रही हैं जिससे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर, बहुत कन्वीनियंट हो सकता है। तो इंडिया स्टैक अलाउड सर्विसेज टू बी प्रेजेंसलेस, यू डोंट नीड टू गो टू एन ऑफिस, पेपरलेस, नो नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, कैशलेस, पे ऑनलाइन इंस्टेंटली। तो ये सब चीजों से हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? ये सब चीजों से हम टाइम की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में यूजर जो एक्सपीरियंस है उसको भी इंप्रूव करने की यहां पे कोशिश की जा रही है। तो ये चार चीजें यहां पर इंक्लूड करी गई। फिर दूसरा है पॉइंट है राइज इन ईसीबी लिमिट अंडर ऑटोमेटिक रूट। पहले मैं आपको ये समझाता हूं ये ऑटोमेटिक रूट क्या है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अनलिस्टेड कंपनी में तो अमाउंट कोई स्पेसिफाइड नहीं है। लिस्टेड कंपनीज में 10% से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी पे है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। अब ये एफडीआई दो तरीके से अलाउड होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और उस लिमिट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो जितना गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। ऑटोमेटिक रूट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय फाइलिंग द डिटेल्स जो नेसेसरी होती हैं। तो यहां पे आरबीआई ने यहां पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिमिट जो है वो उसको बढ़ाया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो ऑन 6th जुलाई 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिबरलाइज्ड द नॉर्म्स फर्दर इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। भारत में फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये नॉर्म्स लिबरलाइज किए हैं। सेंट्रल बैंक हैज आल्सो इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक borrowing under external commercial borrowing under automatic route by 2 times. This decision was taken amid falling value of rupee against US dollar. Rupee has depreciated 4.1% so far against US dollar in current financial year. Liberalized norms were required to elevate dollar tightness in a bid to ensure orderly market fluctuation. देखिए, कभी जब भी कोई करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करती है उसके पीछे कुछ मेजर रीजंस होते हैं। अगर हम ये कहें कि डॉलर का इनफ्लो इंडिया में कम होगा, अगर डॉलर का इनफ्लो इंडिया में कम होगा तो डॉलर की सप्लाई कम होगी। जब डॉलर की सप्लाई कम होगी और डॉलर की अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर एप्रिशिएट करेगा। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रुपी ज्यादा है तो रुपी डेप्रिशिएट करता है। अब आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग में क्या करता है, जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है या डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स में से डॉलर रिलीज करता है और रुपी को एब्जॉर्ब करता है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लिमिट को इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि डॉलर का फ्लो इंडिया में बढ़े। जब डॉलर का फ्लो इंडिया में बढ़ेगा तो ये जो गैप है रुपये और डॉलर में ये कम हो जाएगा, इसीलिए आरबीआई ने इस लिमिट को बढ़ाया है। अब मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो हम करते हैं उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के, ये देख लेते हैं एक बार। ईसीबी के पॉजिटिव्स, व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? एक तो डॉलर अवेलेबिलिटी, डॉलर आपकी इकोनॉमी में या डॉलर अवेलेबिलिटी या डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है, डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। तीसरा लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट टू पे, इंटरेस्ट इन पे कम होता है। चौथा, चौथी बात, लेस प्रेशर ऑन डोमेस्टिक बैंक्स, लेस प्रेशर ऑन डोमेस्टिक बैंक्स, डोमेस्टिक बैंक्स पे प्रेशर कम होता है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के। ऐसे इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव क्या है कि अगर करेंसी वॉलेटाइल या करेंसी फ्लक्चुएशन होता है तो फिर आपको ज्यादा अमाउंट पे करना होता है जब आप लोन को रिटर्न कर रहे होते हो। यानी कि अगर आपने जब बोरोइंग करी तब डॉलर 70 रुपीज था फॉर एग्जाम्पल, और जब रीपे करने का टाइम आया तब डॉलर अगर 80 रुपीज हो गया तो आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर आगे बात करें मेजर टेकन बाय आरबीआई टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो। द सेंट्रल बैंक हैज अंडरटेकन 5 measures to boost the inflow of forex in India. These measures would also diversify and expand forex funding source to do away with volatility and dampen global spillover. The measure include, तो सरकार आरबीआई सेंट्रल बैंक ने 5 मेजर स्टेप्स लिए हैं जिससे भारत में फॉरेक्स इनफ्लोस का इंक्रीमेंट हो।
पहला है एग्जम्पशन फ्रॉम सीआरआर एंड एसएलआर ऑन एनआरई टर्म डिपॉजिट एंड इंक्रीमेंटल एफसीएनआर। सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज फॉर्म अगर कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखवाना होता है तो उसको हम सीआरआर कहते हैं। वहीं अगर कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कैश और नॉन कैश फॉर्म में खुद के पास रखवाना पड़ता है, उसको हम एसएलआर कहते हैं। सीआरआर एसएलआर दोनों ही इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। फिर यहां पर क्या बात बोली गई है कि एनआरई टर्म डिपॉजिट्स और जो एफसीएनआर अकाउंट है उनमें एग्जम्पशंस प्रोवाइड की जाए। अब ये एनआरई टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं? जो एनआरआईज होते हैं, जो फॉरेन में वो इनकम अर्न करते हैं, उसके लिए वो इंडिया में एक एनआरई अकाउंट खोलते हैं, दैट इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसका अमाउंट रुपी में ही खुलता है, मतलब कन्वर्ट होता है वो अमाउंट डॉलर से रुपी में। और एफसीएनआर अकाउंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, जैसे एफडी है और उन सब चीजों के लिए। इसमें जो अमाउंट अकाउंट होता है वो इंडिया में ओपन होता है, बट करेंसी डॉलर ही रहती है। तो currently banks are mandated to include all foreign currency non-resident bank as well as non-resident external rupee deposit liability for the purpose of computation of NDTL in order to maintain CRR and SLR. Now RBI has exempted the incremental FCNR and NRE deposit from maintenance of CRR and SLR. यानी जो FCNR और NRE अकाउंट से जो पैसा आ रहा है बैंक्स के पास में, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है CRR और SLR के लिए। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट्स ऑन एफसीएनआर एंड एनआरई डिपॉजिट। Currently, interest rates on FCNR are dependent on the ceiling of overnight alternative reference rate. As per revised norm, interest rates will not be more than what is offered by a bank on rupee term deposit in case of NRE deposits. Bank have been temporarily permitted to raise fresh FCNR and NRE deposit without referring the extent regulation on interest rate. यानी interest rates जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती जो रुपी टर्म डिपॉजिट्स पे मिलते हैं। तीसरी बात, एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन डेट। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी किसी इन्वेस्टर के द्वारा अगर इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, इंडिया की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट लेस देन 10% है, तो उसको हम कहते हैं एफपीआई इन्वेस्टमेंट। आरबीआई हैज डिसाइडेड to designate the new issuance of government securities of 7-year and 14-year tenor as specified securities under FAR. Short-term liability of 30% of the investment in government security and corporate bonds have been kept on hold for FPI investment. FPI have been allowed to stay invested in these instruments till sale or maturity. यानी FPI investment को प्रमोट करने के लिए FPI investment भारत में लगातार बढ़े। क्यों बढ़े? जिससे कि एफपीआईज को इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव लगे, और जब इंडियन मार्केट उनको अट्रैक्टिव लगेगा तो फॉर श्योर वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और जब वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर का जो इनफ्लो है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, और यही हमारा मेन मोटिव भी है। तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन डेट मार्केट जो है इसको भी यहां पर देखा गया है। चौथा, lending in foreign currency by authorized dealer category AD Cat 1 bank. As per new norms, AD authorized dealer Cat 1 banks can utilize offshore commercial borrowings to lend foreign currency to entities for broader end purpose. जो ये authorized dealer category banks हैं, ये foreign currencies में को lend भी कर सकते हैं for their own purposes. और साथ में external commercial borrowing, RBI has increased the external commercial borrowing under automatic route from US dollar 750 million per financial year to US डॉलर 1.5 बिलियन। तो आरबीआई ने जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की लिमिट है वो ऑटोमेटिक रूट में 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर से 1.5 बिलियन डॉलर तक एक्सटेंड भी करिए। अब देखिए ये डेटाज में चेंज हो सकते हैं, बट हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कल को मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या स्टेप्स आरबीआई ने रिसेंट में लिए हैं जिससे कि इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़े, तो वहां पर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स में जरूर बदलाव हो सकता है, बट आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स का? आप ये बता सकते हो सबसे पहले कि जो सीआरआर एसएलआर है उनको एग्जम्प्ट करा गया है एनआरई टर्म डिपॉजिट और एफसीएनआर में। आप इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको यहां पर बोल सकते हो कि इनको यहां पर सेम रखा गया है। उसके अलावा एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन डेट को यहां पर प्रमोट कर जाने की बात करी गई है। फिर लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी बाय ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी, चलिए ये इतना फिर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे रिकॉर्ड हाई करेंसी इन सर्कुलेशन।
देखिए, अगर करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ता है इंडिया में, हम सब ये बात जानते हैं कि यूपीआई आने के बाद से इंडिया में कैश का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम हो गया है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो अभी भी भारत की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो कैश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में। तो अब यहां पर ये क्या बात बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हाई करेंसी इन सर्कुलेशन डिस्पाइट द इंक्रीज इन डिजिटलाइजेशन, कैश विद द पब्लिक इज एट रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर 30 लाख करोड़ 6 years सिंस डीमोनेटाइजेशन। यानी नवंबर 2016 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 30 लाख करोड़ का कैश अभी भी लोगों के पास है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद से यहां पर बताया गया है। Demonetization is the process by which demonetized note cease to be accepted as legal currency for any kind of transaction। हम सबको पता है demonetization इसलिए किया गया था क्योंकि ब्लैक मनी और उसको लेकर एक तरह का सरकार को ये थी कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सरकार ने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन अडॉप्ट किया था। रीजन फॉर हाई अमाउंट ऑफ कैश इन सर्कुलेशन, ऐसा क्या कारण है कि भारत में कैश का सर्कुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा है? फर्स्ट इज कैश इज कंसिडर्ड एज सिंपल एंड मोर रिलायबल मोड ऑफ पेमेंट। बहुत बार लोग व्हाट्सएप पे या अलग अलग तरीके के मैसेजेस और वीडियोस देखते हैं कि डिजिटल फ्रॉड हो गया या ये वाला फ्रॉड हो गया, यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे थे पैसे तो फ्रॉड हो गया। तो लोग आज भी, मतलब यूपीआई की कोई गलती नहीं है इसमें, कोई एरर लोगों की तरफ से हुआ होगा या अवेयरनेस की कमी हुई होगी या किसी लिंक पे क्लिक कर दिया होगा, बट अभी भी लोग जो है कैश को सिंपल और मोर रिलायबल समझते हैं। दूसरा, कैश इज ऑल्सो लेस ट्रेसेबल कंपेयर टू डिजिटल ट्रांजेक्शन, दस प्रेफर मोर टू अवॉइड टैक्स। आज भी आप देखेंगे कि बहुत बार सामान जब लोग लेने जाते हैं तो वो यही बोलते हैं भैया कैश में पेमेंट कर दो, क्योंकि जब कैश में पेमेंट होता है तो उसकी एज सच कोई रिकॉर्डिंग या एंट्री नहीं होती है, तो उस पर एज सच कोई टैक्स भी नहीं होता है। कैश ट्रांसफर हुआ, जो पर्सन को कैश मिला वो उसको अपने एक्सपेंसेस में यूज कर रहा है, बट अगर आप पेमेंट करोगे ऑनलाइन तो वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली हो जाता है। देन थर्ड, पीपल इन स्मॉल टाउन एंड विलेज प्रेफर कैश सिंस दे लैक डिजिटल लिटरेसी एंड बैंक अकाउंट। भारत में बहुत सारे, अभी भी 50% जनता ऐसी है जो गांव में रहती है और उनको डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं है, तो वो अभी भी कैश को प्रेफर करते हैं। द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट डीमोनेटाइजेशन गेव a major push to the digital economy in 2020. Undisclosed asset worth rupees 7877 crore were seized and undisclosed income worth 87,200 crore has been admitted। तो गवर्नमेंट ने ये डेटा बताया रिगार्डिंग टू इफेक्ट ऑफ आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। फिर बात करेंगे परचेज ऑफ गोल्ड। देखिए, येलो मेटल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इंडिया में हमेशा एक हाई लेवल पे रहती है और उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात तो ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है गोल्ड के साथ हमारा। तो यहां पर अब बात हो रही है सेंट्रल बैंक द वर्ल्ड ओवर आर बाइंग गोल्ड एज द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्रो। इसको समझते हैं। देखिए, दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, चाहे हम बात कर लें रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में, चाहे हम बात कर ले जितनी भी ट्रंप की पॉलिसीज के बाद में भी, तो कंट्रीज को ये अनसर्टेनिटी पता है और इसीलिए गोल्ड में ज्यादातर कंट्रीज जो है उसको बाय कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, गोल्ड एक स्टेबल फॉर्म ऑफ एसेट भी माना जाता है। सो सेंट्रल बैंक द वर्ल्ड ओवर आर बाइंग गोल्ड एज द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्रो। As per the World Gold Council, Indian Central Bank RBI brought 191 ton of gold worth rupees 85,010 crore in Q3 of 2022. What are the reasons of buying this? The current global inflation and risk of recession have led to growing uncertainty in the world economic situation। जैसा मैंने बताया, risk of recession, energy food prices को लेकर जो inflation है उसको लेकर एक तरह की uncertainty global market में है। So the demand for gold increased during inflationary time due to its inherent value and limited supply. As it cannot be diluted, gold is able to retain value much better than other form of currency. तो गोल्ड जो है वो अपनी वैल्यू रिटेन कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, एंड स्टिल गोल्ड को अभी भी सबसे सेफेस्ट एसेट्स के फॉर्म में माना जाता है। As gold carries no credit or counterparty risk, it serves as a source of trust in a country and in all economic environment, making it one of the most crucial reserve asset
वर्ल्ड वाइड अलोंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ इसको एक सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी भी माना जाता, स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। However, high gold carry the risk of high current account deficit, and gold is also preferred mode of avoiding taxes for हवाला operation. करंट अकाउंट डेफिसिट किसी भी कंट्री के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होता है तो आपको उस करंट अकाउंट डेफिसिट को हैंडल करने के लिए काफी सारा एक्सपोर्ट करने का आप सोचते हो, रेमिटेंसेस बढ़ाने का सोचते हो। जब आप गोल्ड को ज्यादा परचेस करोगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम बढ़ती भी है। The World Gold Council is the market development organization for the gold industry. It works across all part of industry from gold mining to investment with the aim of stimulating and sustainable demand for gold. तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गोल्ड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काम करती है, और ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में, चाहे गोल्ड माइनिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन सब पे फोकस करती है ताकि गोल्ड की एक सस्टेनिंग डिमांड क्रिएट की जा सके। फिर बात करेंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइंस सीडीआरआई। यूरो, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। परचेज ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइंस सीडीआरआई। The European Investment Bank recently joined the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. CDRI is led by India. European Investment Bank CDRI coalition is aimed to limit the destruction caused due to climate change. तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के द्वारा जो लेड किया गया है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ज्वाइन किया है। डिजास्टर को लेकर जो एक तरह का अवेयरनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात भी है। स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बनने के बाद में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जो लगातार डिजास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए भारत ने यहां पर लेड किया है सीडीआरआई को। एज अ पार्ट ऑफ दिस, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विल वर्क इन एसोसिएशन विद national government, multilateral development bank, UN agencies, and private sector for encouraging the fast development of infrastructure for climate change and natural disaster in developing as well as developed countries. तो यूरोपियन बैंक जो है अलग अलग देशों की सरकार के साथ, बैंक्स के साथ, यूएन एजेंसीज के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप किया जा सके, और नेचुरल डिजास्टर्स की जो प्रॉब्लम है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसको कम किया जा सके। It will provide advisory and financial support to member of CDRI. It also makes sure that member of CDRI get benefit from all the relevant EU initiative. यानी जितने भी यूरोपियन बैंक्स के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसका बेनिफिट जो है वो सबके पास पहुंचे, यही CDRI का ऑब्जेक्टिव भी है। Now, EID seeks to work with CDRI member in a bid to unlock the benefit of EU initiative that aim to sustainable global connectivity like global gateway as well as climate action initiative. तो क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। EIB will work as EU climate bank with the CDRI. It will share knowledge, deploy the development branch and focus on developing standard and certification, ताकि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो और जहां पे रिसर्च एंड नॉलेज जो है वो प्रॉपर्ली शेयर की जा सके। The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure was launched by India in 2019 at UN Climate Action Summit to allow the members to share knowledge and resources to meet the Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goals जो है 2015 से 2030 तक के लिए हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। कंट्रीज इनको अचीव करने की कोशिश पूरी कर रही हैं। इंडिया ने भी अपना SDG इंडिया इंडेक्स चालू किया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रन किया जाता है। अगर बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज द इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन। It is possessed by EU member state. It is among the largest supranational lenders worldwide. तो देखिए, ये जो पूरा एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव है, हम सब जानते हैं इंडिया एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है, वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली। वहां पर इंडिया ने अब ये बोला है कि डिजास्टर, सस्टेनेबिलिटी, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कंट्रीज में आपस में डिफरेंसेस नहीं, सब लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े। यानी जितना देश आपस में इन चीजों पर आगे बढ़ेंगे, जितना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उतना ही ये चीजें आगे जाके देश दुनिया के लिए बेहतर हो सकती है। और यही कारण है कि भारत अलग अलग स्टेप्स,
चाहे तो पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद के टारगेट्स हो, चाहे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस कर रहा हो, चाहे इंडिया सोलर अलायंस पे फोकस कर रहा हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि इंडिया वांट दैट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी प्रमोटेड विथ होल सेंस. So friends, this is all in international exchange. I hope you all liked this video. I hope you all enjoyed this video. One more very important thing, we had launched our own book. Our institute had launched their own book regarding to economy current affairs. As I mentioned कि इकोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करें, तो एक होलिस्टिक कवरेज होना बहुत जरूरी है. तो ये हमारा जो बुक है ये Amazon पे अवेलेबल है. इसमें हम पिछले 3 साल से के सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, जैसे जून टू दिसंबर 2022, फिर 2023, 2024, 2025. इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो और आपको जब मेंस के एग्जाम या प्रीलिम्स के एग्जाम को आप अपियर करें तो एक कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है. उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये बुक्स जो है ये लॉन्च करी है Amazon पे. आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी का एडिशन भी परचेज कर सकते हैं. So I hope friends you all like this video. For such more videos and shorts, do subscribe our channel, do follow our channel, do like and comment. Thank you so much. God bless you all.